रामधन की लूट वाली फाइल खोलते हैं। आज भी पहली फिक्र अयोध्या की ही है, जहां रामधन की लूट पर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नया बवाल खड़ा हो गया। ट्रस्ट के ट्रस्ट पर तो पहले से सवाल था, लेकिन अब तो ट्रस्ट के ट्रस्टीज में भी एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट की कमी दिख रही है। चढ़ावा कांड में अब चिट्ठी अध्याय से नया मोड़ आ गया है। इस चिट्ठी में कई संकेत छिपे हैं। यह पत्र भले ही एक पन्ने का है, लेकिन इस खत का इरादा खतरनाक है। ट्रस्ट के सबसे रसूखदार चेहरे चंपत राय अब तक खामोश थे, लेकिन अब उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए अपने मन की बात रखी है। ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन जितना लिखा है वो समझदार के लिए इशारा काफी है। रामधन की लूट पर हंगामे के 1 महीने बाद यह पहली बार है जब चंपत राय ने कुछ लाइनें लिखकर अपना पक्ष रखा। इसमें वो साजिश का इशारा कर रहे हैं। एक तरह से यह चेतावनी भी हो सकती है कि आगे वो क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं जरा रिकॉल कर रहा हूं कि कल उनकी इसी चेतावनी और उनके राजदार होने की वजह से तो बैठक में उनकी तारीफ नहीं हुई। सोचिए जरा। हालांकि उनका इस्तीफा हो चुका है। खैर, रामधन लूट पर आज भी फिक्र की फाइल में आपके लिए बहुत कुछ है। पहले इस फाइल की एक झलक देख लेते हैं। पहली रिपोर्ट, चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में क्या क्या लिखा है, इसे डिकोड करेंगे। दूसरी रिपोर्ट, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को लेकर हो रहे सवालों पर आधारित है। तीसरी रिपोर्ट, चढ़ावा चोरी में किसकी क्या भूमिका रही, इसका जवाब देंगे। टिन्नू ने कैसे भरोसे का कत्ल किया, इसे लेकर नई जानकारी आई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चोरी से जुड़े कितने सबूत दिए गए हैं, इसे भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात चंपत राय की उस चिट्ठी की जो कि वायरल हो रही है। अब तक इस केस में सबसे चर्चित, विवादित और सवालों के घेरे में अगर कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो है चंपत राय। इनको लेकर राम भक्तों के मन में काफी सवाल। आज ऐसे ही सवालों का जवाब उन्होंने संक्षेप में दिया। हो सकता है ये उनके जवाब का एक टीजर भर हो, आगे वो विस्तार से अपनी बात रखेंगे। ऐसे भाव उनकी चिट्ठी में भी दिखाई दे रहे हैं। चढ़ावा कांड में पहली बार चंपत राय की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन राम भक्तों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपदकाल परिखी अहिचारी। अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी यानी जीवन साथी, इन चारों की वास्तविक परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। जब समय अच्छा होता है तब सभी साथ देते हैं, लेकिन असली चरित्र की पहचान मुश्किल परिस्थितियों में ही होती है। चलिए, परिस्थिति मुश्किल वाली है, ये तो अब एक्सेप्ट कर लिया है इन्होंने, लेकिन बड़ा देर से एक्सेप्ट किया है। लोग ये सवाल कर रहे हैं, पहले रेड फ्लैग में ही समझ जाना चाहिए था। खैर, यह पत्र उन्होंने रामायण की इसी चौपाई के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, 7 जून से राम मंदिर परिसर में दान की चोरी के संबंध में कई चर्चाएं चल रही हैं। निजी रूप से मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट परम गोपनीय थी, लेकिन यह सार्वजनिक हो गई। चंपत राय ने भरोसा दिया है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने पर सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर दूंगा। इस चिट्ठी को गौर से देखें तो एसआईटी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर उन्होंने हैरानी जताई है या वार्निंग दी है। सोचिए जरा। इस रिपोर्ट पर कल ट्रस्ट की बैठक में चर्चा हुई थी। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भविष्य में वो चुप भी नहीं रहेंगे। उनकी चिट्ठी से कुछ सवाल उठ रहे हैं। आपके लिए बिग वॉल पर हमने इसे डिकोड किया है, ध्यान से देखिएगा। चंपत राय कह रहे हैं 7 जून से दान चोरी के संबंध में कई तरह की चर्चाएं हुई हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि उनको सब कुछ मालूम था? पॉइंट नंबर 2, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए। तो क्या चंपत राय को यह पता है कि रामधन का असली लुटेरा कौन है? अपनी चिट्ठी में आगे वो लिखते हैं कि उन्होंने अभी मौन धारण किया है। क्या उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, या फिर ये उनकी वार्निंग है कि अभी मैं चुप हूं, बोलने मत देना, लेकिन बोलूंगा तो बहुत सारे राज सामने आ जाएंगे। उन्होंने अपने पत्र में ट्रस्ट की मीटिंग में पेश होने के बाद एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर हैरानी जताई है। तो क्या उनको यह शक है कि साजिश के तहत यह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई? और क्या वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि जानबूझ के मुझे मलाइन करने के लिए ऐसा किया गया?
क्या ये ट्रस्ट के अंदर मतभेद के संकेत हैं? हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने पर जवाब देंगे। तो क्या ये माना जाए कि चंपत राय बड़े नामों का पर्दाफाश कर सकते हैं? वैसे चिट्ठी के अलावा कल चंपत राय ने एसआईटी को अपना जवाब भी भेजा है। इसमें उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। चंपत राय ने अपने बयान में कहा कि चढ़ावा काउंटिंग के लिए 6 फरवरी 2025 को अनिल मिश्रा और एसबीआई के बीच एमओयू साइन हुआ, जिसकी मंजूरी उनसे नहीं ली गई। उन्होंने अपने बयान में एमओयू का जिक्र करते हुए कहा कि काउंटिंग कक्ष में बदलाव हुए। उन्होंने पूछा है कि नियमों में ढिलाई कैसे हो गई। मेरा विचार है बैंकों में जो नियम होते हैं वैसे ही नियम यहां भी लागू होने थे, लेकिन इनकी पूरी तरह अवहेलना की गई है। इस बयान में वो ये भी लिखते हैं कि बैंक ने गणना के लिए जिन युवकों का चयन किया उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा। क्या यह उचित है? कुल मिलाकर अभी जो बातें सामने आ रही हैं उनमें चंपत राय अनिल मिश्रा की तरफ इशारा दे रहे हैं। यानी चढ़ावा चोरी की अभी बिग पिक्चर बाकी है। हमने ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास से बात की, उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। कागज दिखा इस्तीफे का कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उनका इस्तीफा ये है, शीट, सब लोग यही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, इस्तीफा तो नहीं देखे, लेकिन वहाँ बातचीत होने लगा, वो बताए कि हाँ इस्तीफा दे चुके, हम कहें ठीक है। हाँ, चंपत राय इस्तीफा दे चुके थे, तो सदस्यों ने कहा कि दे दिए, उसको मान लेना जरूरी है। हम कहे भैया सब हम तो तैयार नहीं है, अगर इस्तीफा नहीं दिए और माना ठीक नहीं है, गलती नहीं पाए तो। अनिल मिश्रा गोपाल हमेशा वहाँ लेन देन करते हैं, देखते हैं। अगर अनिल मिश्रा गलती है तो गोपाल की गलती होगी। कल अपील की है, जिसके पास भी तथ्य हैं वो एसआईटी के पास जाएं, अपने तथ्य रखें, उनकी भी जांच की जाएगी और जांच तुम्हारी भी होगी। यदि झूठ बोलोगे ऐसे काम नहीं चलेगा, थूकोगे और भाग जाओगे, स्पिट एंड रन, ये नहीं होने देंगे। चाहे वो चंपत राय हो या अनिल मिश्रा, हर कोई सवाल यह कर रहा है कि क्या इस पूरे मामले का उजागर होना 2025 के बाद से शुरू हुआ है? क्या इससे पहले किसी ने रेड फ्लैग नहीं किया है? और अगर किया तो इन्होंने क्या कुछ किया उसके लेकर? बहुत बड़े सवाल है। वैसे अब तक इस विवाद में आप चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम सुन रहे हैं। इन दोनों के इस्तीफे का चैप्टर क्लोज होने के बाद अब रामधन कांड में नया ट्रेंडिंग चेहरा स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। कल आपने इन्हें काफी कुछ कहते हुए सुना, मर्यादा, नैतिकता और जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। लेकिन क्या वो अपनी जवाबदेही भूल गए? ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की तरह क्या उनके लिए नैतिकता का कोई पैमाना है या नहीं? ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? गोविंद देवगिरी का मामला समझने के लिए आपको अयोध्या में कल के घटनाक्रम को देखना जरूरी है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, समझिए। चढ़ावा चोरी में जिम्मेदारी तय हुई और कुछ लोगों की ट्रस्ट से विदाई हो गई। महासचिव रहे चंपत राय ने काम में सावधानी नहीं बरती, इस्तीफा देना पड़ा, ट्रस्ट से बाहर हो गए। सदस्य रहे अनिल मिश्रा ने निगरानी नहीं की, चोरी होती रही, इस्तीफा देना पड़ा, ट्रस्ट छोड़ना पड़ा। विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को ट्रस्ट की बैठक के बाद हटा दिया गया। उन पर मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। हालांकि अब तक यह नहीं बताया गया है कि उन्हें किन आरोपों के आधार पर हटाया गया। वो अपने पद पर रहते हुए किस चीज को प्रभावित कर सकते थे जिसके चलते उनकी छुट्टी हो गई, यह तो आगे पता चलेगा। खैर, जिम्मेदारी के हिसाब से इन लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन कोषाध्यक्ष से सवाल कब होगा? क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं है? चाहे लूट जैसी हुई तो राम मंदिर के कोष में है। जब सबकी जिम्मेदारी तय हो रही है तो क्या कोषाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष होने के नाते मंदिर के वित्तीय प्रबंधन और दान की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी उनकी भी तो बनती है। इससे वो कैसे बच सकते हैं? आंखें बंद कर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि कुछ नहीं हुआ। तो आंखें बंद करने वाला गुनहगार है कि नहीं है? रामधन की लूट में 80 लाख की रिकवरी हुई है। यह सार्वजनिक सच है कि चढ़ावे की चोरी हो रही थी। मामला सिर्फ चढ़ावा चोरी का नहीं, आस्था पर चोट का है। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी में कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की गई? कोषाध्यक्ष हैं वो।
कोषाध्यक्ष चंपत राय ने लापरवाही बरती तो गोविंद देव के काम पर सवाल क्यों नहीं? कोषाध्यक्ष के तौर पर गोविंद देवगिरी लापरवाही वाले सवाल से कैसे बरी हो गए? अगर बैंक और नौकरशाहों पर सवाल हो रहे हैं तो कोषाध्यक्ष पर क्यों नहीं? उनके कोषाध्यक्ष रहते लंबे समय तक चढ़ावा चोरी होती रही तो सच का पता चलने के बावजूद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यह भी कहा जा रहा है कि गोविंद देवगिरी के कोषाध्यक्ष रहते वित्तीय मामलों में अनिल मिश्रा का दखल अधिक था। तो गोविंद देव ने इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? हमने इन तमाम मुद्दों पर उनसे सवाल किया। उनका क्या कहना है देखना तो बनता है। सोचा भी नहीं गया था इस प्रकार का कांड हो गया। इस प्रकार के काम कभी भी नहीं होने चाहिए। अब इनमें निश्चित रूप से कुछ भूलें रह गई और इन भूलों को दूर करना हमारा काम है। मैं किसी प्रकार के दबाव में नहीं हूं। एक बात ध्यान में लीजिएगा, गलत लोगों का विश्वास करने के कारण और अनेक बार समीपवर्ती लोगों के सलाह न सुनने के कारण इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो गई। तो ये जो उनके दोष हम कह सकते हैं ये स्वभावगत है, चारित्रिक नहीं है। इन दोनों बातों को अलग अलग करके देखना चाहिए। गलती हम गलत नहीं मानते तो उनका त्यागपत्र स्वीकार क्यों करते? तो इसी का परिणाम है कि वो त्यागपत्र का स्वीकार करना पड़ा और सब लोगों ने उसको एक मत से स्वीकार किया। कोषाध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि कोषाध्यक्ष के पद पर वो हैं, पैसों की गड़बड़ी का मामला है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं इस्तीफा क्यों दूँ? नहीं, जिम्मेदारी तो खैर है, लेकिन बाहर आते हैं और कभी कभी ये हिसाब पहुँचते हैं, ये हिसाब देते भी हैं। आय व्यय का पूरा हिसाब दिए, इसमें हमारे सदस्य लोग सब संतुष्ट भी हो गए हैं। इस देश का एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, अंग्रेजी पत्रिका है, उसका अगर आप ओपन पेज पढ़ें तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। उसमें लिखा है कि देश में कैसे अलग अलग मंदिरों में जो ट्रस्ट है वो काम करता है। एक एग्जाम्पल दूंगा, सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है वो कैसे काम करता है पता है आपको? हर दिन का हिसाब सारे ट्रस्टीज को दिया जाता है, ये उसमें लिखा हुआ है। हर दिन का हिसाब, अलग अलग मंदिर, चाहे वो सिद्धि विनायक हो, शिरडी हो, तिरुपति बालाजी हो, हर जगह के ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। यहां पर ये बैठे हैं और इनको कुछ पता नहीं है, ऐसा हो सकता है? और अगर नहीं पता है तो इनकी गलती नहीं है क्या? ये एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट से कई राज खुले, चोरी की पुष्टि हुई। जो खबर सूत्रों से आ रही थी उन पर एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में मोहर लगी है। पहले दौर की जांच में यूपी सरकार की विशेष टीम ने कई सबूत जुटाए, अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन शुरुआती जांच रिपोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन की पोल खोल दी है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कैसे कर्मचारियों ने करोड़ों के चढ़ावे पर हाथ साफ किया। अब आप मुझे बताइए, जस्ट होल्ड इट, कोषाध्यक्ष को, और मैं यहां पर कोई सैंडबैग या किसी को विप करने के लिए नहीं ढूंढ रहा, कोषाध्यक्ष को नहीं पता है सीसीटीवी फुटेज की एक्सेस, तो फिर आप कोषाध्यक्ष क्यों? रिपोर्ट में सुरक्षा और निगरानी में गंभीर लापरवाही का जिक्र है, लंबे समय से चल रही चोरी का प्रमाण है। रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों और निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वालों पर सवाल है। अब तक अनुमान लगाया जा रहा था कि कितनी चोरी हुई, एसआईटी रिपोर्ट में पहली बार भ्रम दूर किया गया। एसआईटी के मुताबिक अभियुक्तों के पास से 78.94 लाख रुपए मिले। जब्त चढ़ावे में विदेशी करेंसी, गहने और कीमती सामान भी मिले। अगर एसआईटी की रिपोर्ट के विवरण में जाएं तो कुल 9 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट है, जिसके पेज नंबर 4, 5, 6 और 8 में चढ़ावा चोरों और चोरी के तरीकों की जानकारी दी गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर लिखा गया है कि 27 अप्रैल से 5 जून तक का सीसीटीवी वीडियो मिला है। होल्ड इट, 27 अप्रैल से 5 जून तक का, 27 अप्रैल से 5 जून तक का, आगे मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। इसमें 70 बार चोरी की घटना रिकॉर्ड हुई है, जिसमें कुछ कर्मचारी चोरी करते दिख रहे हैं। इसमें दिख रहा है कि नोटों की गड्डियों को कपड़ों में छिपाया गया। इतना ही नहीं, अभियुक्त जूतों में भी नोट छिपा कर ले गए। खास बात यह है कि अविनाश शुक्ला और मनीष यादव ने कई बार चोरी की। अनुकल्प, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे चोरी में मदद करते थे। इस वीडियो में रमाशंकर मिश्र गड्डियां छिपाता दिख रहा था। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि यह तो बहुत कम ड्यूरेशन का सीसीटीवी है,
पहले वाले सीसीटीवी फुटेज कहां है? और अगर वो नहीं है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? सोचिए, इन सवालों के जवाब कौन देगा? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर क्या यह अमाउंट फिक्स कर देना पर्याप्त होगा? एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 5 में यह बताया गया है कि चढ़ावे की चोरी कैसे होती थी। मॉडस ऑपरेंडी, बाहर जाने के दौरान तलाशी नहीं होती थी। क्या सिक्योरिटी गार्ड्स कर रहे थे वहां पर? बिना जेब वाला ड्रेस कोड भी लागू नहीं हुआ था। क्यों? दान पात्रों की अलग अलग गिनती नहीं की गई। क्यों? सारे दान पात्रों की रकम को एक जगह मिला दिया जाता था। दान की वैल्यू की रसीद सर्टिफिकेट नहीं बनाए गए थे और गिनती कक्ष की सीसीटीवी निगरानी में लापरवाही थी। सवाल खड़ा यह होता है कि वाउचर पर साइन कौन करता था? अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? लास्ट टाइम ऑडिट कब हुआ था इन सब चीजों का? एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 5 में यह भी बताया गया है कि चोरी की रकम कैसे छिपाई जा रही थी। चोरी करने वालों ने बैंक में कैश जमा कराया, अभियुक्तों ने अपने अपने खातों में एफडी भी करवाई, सगे संबंधियों के बैंक खातों में कैश जमा कराया गया, चढ़ावे की रकम से मकान और जमीन खरीदी गई। सोचिए, जिनका वेतन 18 से 20 हजार था वो इतना पैसा कहां से ला रहे थे? और वो भी सडनली। चोरी का ये लेवल था। सोचिए, एसआईटी रिपोर्ट के इसी पेज नंबर 5 में टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव की चोरी वाली कहानी भी है। 15 अप्रैल 2026 को मनीष यादव की नियुक्ति काउंटिंग रूम में हुई थी। टिन्नू यादव की सिफारिश पर उसे राम मंदिर में रखा गया था। 15 अप्रैल को मनीष यादव की नियुक्ति हुई और सिर्फ 26 दिन बाद 11 मई से उसने मंदिर में चोरी शुरू कर दी। यानी मनीष यादव की चोरी की स्पीड उसेन बोल्ट को भी मात दे रही थी। उसेन बोल्ट चोरी नहीं करते थे, उनके रनिंग स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। या यह भी संभव है कि मनीष यादव को चोरी के लिए ही तैनात किया गया था। हालांकि यह सब जांच के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा। एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 6 में सुभाष श्रीवास्तव का जिक्र है। इसे अनिल मिश्रा की सिफारिश पर काम मिला था। काउंटिंग की निगरानी की जिम्मेदारी थी, कर्मचारियों की तलाशी की जिम्मेदारी थी। गिनती करने वाले कर्मचारियों की तलाशी नहीं लेते थे। लापरवाही से चढ़ावा चोरों को सहूलियत हुई और वो इत्मीनान से चोरी करते रहे। एक सवाल है, इनको इतना कॉन्फिडेंस कौन दे रहा था कि ये चोरी करते रहेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे? कोई तो अथॉरिटी थी ना, वो कौन थी? एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 8 में टिन्नू यादव की भूमिका पर सवाल किए गए। टिन्नू यादव के पास दान पात्र की चाबियां रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन दान पात्र की चाबियां उसी के पास रहती थी। सवाल यह है कि बिना अधिकार के चाबियां क्यों रखता था? भतीजे मनीष को काउंटिंग के में काम में लगवाया और मनीष यादव ने चढ़ावा चोरी का काम शुरू कर दिया। राम मंदिर दान गिनती प्रक्रिया के लिए एक एसओपी भी बनाई गई है। एसआईटी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इसका पालन ही नहीं हुआ। हमारे पास उस एसओपी की कॉपी भी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़ा सा आपको डिटेलिंग करने के लिए मैं आगे बताने वाला हूं। इस दस्तावेज के मुताबिक सबके काम बटे हुए हैं। बैंक क्या करेगा, ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, कैसे बैंक खाते में पैसा जमा होगी, गणना कर्मियों की नियुक्ति कैसे होगी, यह सब लिखित है। लेकिन यह कागजों पर ज्यादा और व्यवस्था में कम नजर आया, वरना इतनी बड़ी लूट नहीं होती। एसओपी के अनुसार गणना प्रक्रिया की निगरानी ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, ताकि पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनी रहे। नगद जमा, पर्ची, चालान, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करके लेन देन की पुष्टि, गणना कर्मचारियों के लिए काम का सही वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की है। बैंक और ट्रस्ट की कुछ संयुक्त जिम्मेदारियां भी हैं, जिसके मुताबिक दान पात्र प्रतिदिन तय अधिकारियों की संयुक्त मौजूदगी में ही खोला जाएगा। दान पात्र खोलने और पूरी प्रक्रिया की नियमित रिकॉर्डिंग, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो। गिनती कक्ष भी संयुक्त जिम्मेदारी के तहत समय पर खोला और संचालित किया जाएगा। गिनती कक्ष में कोई भी व्यक्ति बिना वर्दी और सोना चांदी के आभूषण पहनकर प्रवेश नहीं करेगा। काउंटिंग रूम में प्रवेश और निकलते समय नियमित तलाशी अनिवार्य है। गेस्ट रजिस्टर में एक एक ब्यौरा लिखा जाएगा। दान पात्र खोलने के बाद मिले कैश की पहचान करके अलग बॉक्स में रखा जाएगा। सभी बोरों और बक्सों को क्रमवार खोला और गिना जाएगा, ताकि राशि का सही मिलान हो सके। दान में मिली वस्तुओं और
अन्य सामान का अलग अलग लेखा जोखा तैयार किया जाए। सिक्कों की गिनती मशीनों की सहायता से की जाए। गिनती कक्ष में खाने पीने की चीजें ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट पर बैन है। देखने में नियम तो काफी कड़े और अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चोरी होती रही उससे लगता है कि एसओपी सिर्फ लिखने के लिए और दिखाने के लिए था। जो लोग चोरी कर रहे थे उनका एसओपी से कोई मतलब नहीं था, उनका एक अपना ही एसओपी था। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बेसिकली ये डिफेंस फोर्सेस से लिया गया टर्म है। उसका मतलब होता है कोई भी कार्य करने का एक तरीका। 1 2 3 4 ये स्टेप्स होते हैं ना, 4 3 2 1 नहीं होता। तो ये एसओपी का मतलब ये है, लेकिन चोरों ने अपना ही एक एसओपी बना रखा था। खैर, वहां पर 1 2 का 4 चल रहा था। एसआईटी रिपोर्ट और आरोपों पर सफाई से अलग आज भी इस मसले पर खूब राजनीति हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते हुए लिखा, चढ़ावा चंदादान चोरी के खुलने की वजह से भाजपा की धर्म और धन दोनों राजनीति का अंत हो गया। बीजेपी अब कहीं की नहीं रही। जो बीजेपी का साथी वो रामघाती। वहीं कांग्रेस ने लखनऊ में चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन किया। यूपी कांग्रेस ने सद्बुद्धि पदयात्रा शुरू की है। पार्टी इसे मुद्दा बनाते हुए सड़कों पर उतर गई है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने रघुपति राघव राजा राम आंदोलन शुरू किया। नासिक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने बीजेपी सरकार से सवाल पूछे। विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी ने प्रहार किया है। चढ़ावा कांड पर आज का राजनीतिक एपिसोड आपके सामने। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के है। ट्रस्ट ने एफआईआर कराया है और कानून के तहत कार्रवाई हो, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। में आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद में इस्तीफे हुए, उसके बाद वो इस्तीफे स्वीकार हुए हैं और लीपापोती की बात की जा रही है अभी तक भी। सारी वो जो धर्माचार्य का काम होता है वो मोदी जी ने खुद ने किया, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। इस्तीफे का कोई मतलब नहीं। तो कलंकित करने वाले लोग जो हैं, इनके लिए सामान्य सजा नहीं, इनके लिए विशेष सजा, आवश्यकता करने पर विशेष कानून भी बनाया जाए। पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। एसआईटी की जांच पे ना, मुझे एसआईटी की जांच पे भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो यूपी सरकार के अधीन है। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के निगरानी में, इवन चीफ जस्टिस की निगरानी में एक सीबीआई द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हो रही राजनीति से इतर देश में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि किस मंदिर में कितना चढ़ावा आता है। मंदिरों में प्रति व्यक्ति चढ़ावे का हिसाब किताब भी निकाला जा रहा है। इस पर हमने फिक्र की डेटा फाइल तैयार की है, जरूर देखिए। वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में 70 करोड़ का चढ़ावा आया। इस दौरान 11 लाख श्रद्धालु पहुंचे, यानी प्रति व्यक्ति 620 रुपए चढ़ावा। तिरुपति बालाजी में, जो कि बहुत ही वेल मैनेज्ड है कहा यह जाता है, 1738 करोड़ का चढ़ावा आया। इस दौरान 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, यानी प्रति व्यक्ति करीब 579 रुपए चढ़ावा आया। शिरडी साईं बाबा में 660 करोड़ का चढ़ावा आया। 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, यानी प्रति व्यक्ति 220 रुपए चढ़ावा। सिद्धि विनायक मंदिर में 182 करोड़ का चढ़ावा आया। इस दौरान 22 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचे, यानी प्रति व्यक्ति 827 रुपए का चढ़ावा आया। यहां भक्तों ने सबसे ज्यादा दान दिया है पर पर्सन।
माता वैष्णो देवी मंदिर में 2024-25 में 172 करोड़ का चढ़ावा आया। 70 लाख भक्त दर्शन के लिए पहुंचे, यानी प्रति व्यक्ति 246 रुपए का चढ़ावा है। और राम मंदिर में 2025 में 11 महीने के अंदर 83 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। इस दौरान 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। प्रति व्यक्ति चढ़ावे की बात करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 5 रुपए का ही है, यानी सबसे कम। वैसे इसमें चोरी वाले आंकड़े का सच आने के बाद आंकड़े बदल भी सकते, लेकिन एक डेटा यह भी कहता है कि राम मंदिर को बनाने में करीब 2000 करोड़ लगे। ऐसा डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। वो पैसा भी तो जनता का है। सोचिए जरा, ये डेटा कहता है। अब भारत की एक अलग शक्ति की बात करते हैं। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे की। भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में आज एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। जकार्ता में पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कुल 20 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में रक्षा, रणनीतिक सहयोग, तकनीक, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे चर्चित डील रही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। इसके अलावा इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई भारत की स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। इन दोनों ही डील से ड्रैगन कैसे हिल गया है, इस पर फिक्र की स्पेशल फाइल आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी के अभूतपूर्व स्वागत और सम्मान पर वीडियो झलक। His Excellency Sri Narendra Modi. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming our Honorable Prime Minister onto the stage. भारत की स्वदेशी मिसाइल ताकत अब दुनिया का भरोसा जीत रही है। करीब 4 महीने से चल रही बातचीत के बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ी डील पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुए इन रक्षा समझौतों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जकार्ता से आई खबर सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों की नहीं, बल्कि भारतीय रक्षा तकनीक को ग्लोबल मान्यता मिलने की भी। इसमें फिलीपींस ब्रह्मोस हासिल करने वाला पहला विदेशी खरीदार है, जबकि वियतनाम दूसरा देश जिसने इस समझौते को अंतिम रूप दिया। और अब इंडोनेशिया ब्रह्मोस की डील करने वाला तीसरा देश बन गया है। वैसे आपको बता दें कि यूएई से एडवांस स्टेजेस में बातचीत चल रही है। सऊदी भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पश्चिम एशिया के कई देश काफी इंटरेस्टेड हैं। फिलीपींस के साथ भारत की वर्ष 2022 में $375 मिलियन की डील हुई थी, जबकि वियतनाम को बहुत जल्द ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी हो सकती है। और इंडोनेशिया के साथ भारत की $630 मिलियन की ज्वाइंट डील हुई है, जिसमें उसे भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल मिली। वैसे ब्रह्मोस के लिए कई देश अभी लाइन में लगे। इसमें यूएई, मिस्र, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली से ब्रह्मोस के लिए बातचीत चल रही है। यूएई से बहुत एडवांस स्टेज में है। इंडोनेशिया की भारत से ब्रह्मोस डील से आगे कोई देश जो सबसे ज्यादा परेशान होगा तो वो है चीन। दुनिया जानती है कि आखिर चीन ने साउथ चाइना सी के चारों तरफ बसे छोटे छोटे देशों को किस कदर परेशान किया। ये वो इलाका है जहां ड्रैगन अपनी नौसेना के दम पर छोटे देशों को डराता और धमकाता था। चीन से बॉर्डर शेयर करने वाले लगभग 9 से 12 देश चीन से नाराज रहते हैं। खैर, लेकिन भारत ने चीन के सामने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना बीजिंग के बस की बात नहीं है। इस रणनीति को ध्यान से देखते हैं। भारत ने किसी एक देश को हथियार नहीं दिया, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रक्षा संबंधों को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचाते हुए एक अभेद किला तैयार किया है। यह भारत का ब्रह्मोस आर्क है। क्या बात है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब ब्रह्मोस आर्क से, और फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया इसके मजबूत स्तंभ हैं। साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और बड़े नौसैनिक बेड़े चीन की ताकत है।
लेकिन अब भारत ने ब्रह्मोस आर्क स्ट्रैटेजी के तहत फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया से ब्रह्मोस की डील की है। यानी अब समंदर में ब्रह्मोस बैटरियां और एंटी शिप मिसाइल सिस्टम तैनात होंगे। कम लागत से चीन की दादागिरी के खिलाफ बड़ा असर होगा। अब देखिए ब्रह्मोस गेम चेंजर क्यों है। सुपरसोनिक स्पीड है, तटीय स्ट्राइक क्षमता है, समुद्री लक्ष्यों पर सटीक हमला है, दुश्मन की नौसैनिक रणनीति पर दबाव है। यानी भारत का जवाब साफ है, अगर समंदर में दबाव बनाओगे तो जवाब सिर्फ जहाज नहीं बल्कि तट से दागी गई सुपरसोनिक मिसाइलें भी देंगी। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया में सबांग बंदरगाह के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाली सहमति बनी है। दोनों देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और भुगतान पर एक साथ आगे बढ़ने पर फैसला किया है। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट लिंक और लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन यानी भारतीय रुपए और इंडोनेशिया रुपए में सीधे लेन देन को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है। आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी ब्रह्मोस ने जो कमाल किया और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम जो पिट गए, उससे दुनिया को समझ में आ गया कि डिफेंस की ताकत किसके पास है, ग्लोबल साउथ में किसकी ओर देखना। खैर, सोमवार को जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के विमान ने इंडोनेशिया के एयर स्पेस में एंट्री की, इंडोनेशियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को चारों तरफ से एस्कॉर्ट किया। यह कोई सामान्य सुरक्षा नहीं थी, यह रॉयल एस्कॉर्ट, जो केवल दुनिया के सबसे कद्दावर नेताओं को दिया जाता है। जकार्ता के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय के बच्चों से मुलाकात की। हाथों में तिरंगा थामे इन बच्चों का उत्साह सातवें आसमान पर था। पीएम मोदी ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा, उनसे बातचीत की और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जब राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया। संसद के मंच से गर्व से बोलते हुए पीएम ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जो विस्तारवाद के बजाय विकास के रास्ते पर चलता है। भारत और इंडोनेशिया एक ही महासागर और इतिहास साझा करते हैं। रामायण, महाभारत और नालंदा हमें जोड़ते हैं। अब से कुछ घंटे पहले पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया से जो प्रेम मिला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं जहां जहां गया वहां भारतीयों के प्रति सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दी। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम है उसकी एक झलक आज मुझे राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दी। अब फिक्र का गंभीर फोकस बाढ़ और बारिश वाली तबाही पर है, जिसमें कुदरत के कहर की चर्चा तो हर ओर से हो रही है।
देखिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब जो विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं बहुत ही परेशान करने वाले हैं। आपको ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, लापरवाही में डूबे सिस्टम को जनता खूब कोस रही है, क्योंकि इस विनाश लीला में हर बार की तरह बहुत कुछ आम लोगों ने ही खोया। मकान, दुकान से लेकर जान तक गंवानी पड़ी है। बिना देर किए, फिक्र किए सारी वीडियो फाइल देखते हैं, जिसमें कहीं कुदरत का अलार्म बज रहा है तो कहीं सिस्टम का निकम्मापन समंदर बन चुकी सड़कों पर तैर रहा है, और इसकी कीमत चुका रहा है सिर्फ आम आदमी। हम आपको बता दें कि हमारी इस ऑल इंडिया रिपोर्ट में 3 राज्य प्रमुख तापे हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र है। वहां मुंबई से नासिक तक जल काल लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा चुका है। फिर जम्मू कश्मीर है, वहां डोडा में बादल फटने से बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। और तीसरा राज्य है केरल, जहां के वायनाड में मैन मेड आपदा ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां 2 मौतें भी हुई हैं। पहले वायनाड से सीसीटीवी में रिकॉर्ड तबाही का सबसे खौफनाक मंजर आपको दिखाते हैं। दिखाइए जरा, जिसने लोगों की फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इसको फुल फ्रेम पे दिखाएं जरा। कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब भागने लगते हैं। ये देखिए जरा, अफरा तफरी मच जाती है। ये वायनाड की तस्वीर है। इस दहशत की वजह कैमरे में दिखती है। ध्यान से देखिए आप जरा, ये वायनाड की तस्वीर है। वहां पर एकाएक लैंडस्लाइड हुई है। अचानक ऊपर से मिट्टी का मलबा नीचे खिसकता हुआ आता है। जान बचाने के लोग इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में इस मलबे के सामने सब तिनका साबित होता है। ध्यान से देखिए किस तरीके से 3 लोग वहां पर आ रहे हैं और वो एकदम यहां पर फ्लश आउट हो जाते हैं और आके टकरा जाते हैं सामने वाली गाड़ी से। कई गाड़ियों के साथ एक भारी भरकम टैंकर जो है वो टकरा जाता है। हम इस हादसे को एक और एंगल से देखते हैं, जिसमें कैमरे का फोकस ठीक उसी जगह पर है जहां से मिट्टी का मलबा नीचे आ रहा था। लेकिन तभी मलबे को नीचे आता देख लोग वहां से भाग निकलते हैं, जबकि कुछ लोग इसके नीचे दब जाते हैं। सीसीटीवी के वीडियो के अनुसार केरल के वायनाड में यह हादसा तेज बारिश के बाद सुबह 11:15 पर हुआ है। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि वायनाड में विनाश का कारण लैंडस्लाइड है, लेकिन यह नहीं है। हमने आपको शुरू में बताया था कि आपदा मैन मेड है, क्योंकि जहां यह हादसा हुआ वहां मल्लपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी के लिए टनल से मिट्टी निकालकर बाहर रखी गई थी, लेकिन तेज बारिश के बाद वही मिट्टी बहकर नीचे आई, जिसमें आसपास मौजूद मकान, दुकान और इंसान सब तबाह हो गए। इस हादसे में अब तक 1 मौत का दावा है, 1 या 2, जबकि 8 लोगों के घायल होने की खबर है और अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। दावा यह भी है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला कलेक्टर ने आज से करीब 20 दिन पहले टनल कंस्ट्रक्शन साइट से मिट्टी को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन यहां पर लोग तब तक नहीं जागते जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता। कॉन्ट्रैक्टर ने आदेश नहीं माना और डरावना नतीजा आज सबके सामने। वायनाड में इस हादसे के बाद यहां से सांसद प्रियंका गांधी ने भी एक पोस्ट किया है और हादसे पर दुख जताया। उन्होंने लिखा है कि लैंडस्लाइड में फंसे लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खुद सीएम इसकी निगरानी कर रहे हैं। जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस हादसे में खोया, उनके प्रति गहरी संवेदना है। प्रियंका ने भरोसा दिया है कि इस मुश्किल वक्त में वो लोगों के साथ हैं और सबकी हर संभव मदद की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि ये केरल का वही वायनाड है जो लैंडस्लाइड के लिहाज से देश में सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक है। इसी वायनाड में वर्ष 2024 में लैंडस्लाइड की वजह से एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। 400 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। 2 साल पहले 30 जुलाई को रात करीब 2 बजे वायनाड के मुंडक्कई, अट्टामाला और नूलपूझा गांव में भूस्खलन हुआ था, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। क्योंकि वायनाड केरल का एकमात्र पठारी इलाका है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि केरल का 43% इलाका लैंडस्लाइड के डेंजर जोन में है, जबकि वायनाड की 51% जमीन पर पहाड़ी ढलान है। इसीलिए यहाँ लैंडस्लाइड का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। अब सुनते हैं वायनाड में हुई नई तबाही के बाद वहाँ के सीएम से लेकर प्रशासन तक ने क्या कुछ कहा। There is an unfortunate disaster was happened in Wayanad during the construction of the tunnel in Wayanad districts. There was an accident. Now the forces are there from the Meenangadi, the Wayanad itself. There was a force. They reached on the spot
and the fire force and the police are taking the recovery measures to find out the persons, those who are missing. When the road are clear, then the other rescue processes will complete. Now the process is going on. After the clearance of the road, remaining rescue will be completed. And we have given all direction to all hospitals in Wayanad for the treatment of these laborers. I think all are from outside Kerala. I think now it is perfectly under the control of the state government. If they need more forces, expertise. वायनाड के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां एक दिन पहले किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड से आफत मची थी और अब डोडा में बादल फटने से तबाही हुई है। डोडा में एक ठाठरी कस्बा है जहां कल देर रात बादल फटने के बाद अचानक फ्लैश फ्लड आया। बड़े बड़े पत्थर, कीचड़ और मलबा नीचे शहर की तरफ आया। तेज बहाव के कारण कई मकान, दुकान और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ वाहन चिनाब नदी में बह गए। भूस्खलन और मलबे के कारण डोडा बटोट किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 244 को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल नहीं, उसने कोई कुछ भी नहीं कहा, ना उनको रोका, और जबकि वो ठेकेदार वहाँ नाले में ग्राउंड बनाने लगा। कौन सा इंसाफ है ये? कौन सा इंसाफ है ये? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? कहाँ है स्टेट गवर्नमेंट? क्लाउड बर्स्ट की वजह से हैवी वॉल्यूम में जो डेब्रिस, बोल्डर्स वगैरह है, तो वो सारा मलबा जो हमारे ठाठी मार्केट में ये पूरा लगभग आधे किलोमीटर के स्ट्रेच में ये पूरा मलबा फैला हुआ है। अलग लोगों के घरों में घर भी डैमेज हुए हैं, उसमें घरों में पानी गया हुआ है, स्लश मडी वाटर सारा गया हुआ है। तो जो जितना हमने अभी मौका किया था उसके हिसाब से हमारे 10 घर जो हैं सीवियरली डैमेज कैटेगरी में आ रहे हैं। 6 महीने से लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए और आज उसका खमियाजा इस आवाम को भुगतना पड़ा, इन लोगों को भुगतना पड़ा। तो 2 रोडें उठाई हैं, बडानू से होकर डबराना वाया छिपा जाती है, दूसरी जो है लोपा जा रही है। इसका जो जितना भी मक है, जो कंट्रैक्टर है, कंट्रैक्टर जो है वाटर बॉडी में बेतहाशा मलबा फेंक रहा है, जो कि कानूनी जुर्म है। इसके खिलाफ FIR काटी जाए और डिप्टी कमिश्नर ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 3 बजे के करीब बहुत ज़्यादा फ्लड आया, ऊपर से उसने ये सारा इधर टूट गया, ये सारा ये मतलब ले गया उड़ाकर, ये दुकानों के मकानों के पीछे सारा पानी। उधर से जो पत्थर थे बड़े वाले वो भी नीचे आए, आधा जितना मतलब जो मलबा था वो आधे से ज़्यादा नीचे आया और आधों के तो घर आधे तो वो उजड़ ही गए। अब उधर क्या है? जम्मू कश्मीर के बाद हाल महाराष्ट्र का, जहां भारी बारिश से आर्थिक राजधानी मुंबई और आसपास के इलाकों में जल संकट भारी है। इस सवाल के साथ कि आखिर हर बारिश में मुंबई की ऐसी दुर्गति क्यों हो जाती है? क्यों मॉनसून अब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए वार्षिक आपदा जैसा बन गया है? ये बात सच है कि जब मुंबई में बारिश होती है तो पिछले कई रिकॉर्ड टूट जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। BMC के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 48 घंटों में करीब 15 इंच यानी 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। लेकिन हर बार जो नई तस्वीर आती है वो ये प्रश्न करती है कि क्या पहले आई मुसीबतों से BMC ने कुछ नहीं सीखा? क्योंकि हर बार वैसी ही तस्वीर सामने आती है। फिर सड़कें डूबी, रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया, दुकानों से मकानों तक पानी पानी है। वैसे इस बार मुंबई जैसी दुर्गति वसई विरार में भी दिखाई दे रही है। इसके एक नहीं कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वसई विरार के पास अपना नगर निगम है, लेकिन यहां सिस्टम की नीति और नियत पानी में डूब चुकी है।